अरे भाई डायबिटीज होता क्या है? तो इसके कोई अर्ली सिग्नल्स अगर समझने हो तो। अर्ली सिग्नल्स मीन्स देयर इज समथिंग के रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि भाई अगर ये चीज़ें हैं आपके पास, अगर ये चीज़ें हैं तो यू आर एट अ रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज एंड स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज। ओके। जैसे कि अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत खराब है, जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, मोटापा है, दैट इज ओबेसिटी है। सुनते हैं कि इंडिया में डायबिटीज की मात्रा बहुत ही बढ़ रही है। इसके पीछे का रीजन आप क्या देख रहे हैं? लाइफस्टाइल, डेफिनेटली लाइफस्टाइल। ये जो आजकल ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैं, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, बिंज ईटिंग, अल्कोहल्स, और आजकल आप देखेंगे आईटी इंडस्ट्री इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो डेस्क जॉब्स बढ़ गए हैं, पहले फील्ड जॉब्स ज़्यादा होते थे। तो भाई मार्केट में क्या है, जो डायबिटिक एक मेडिसिन है पर्टिकुलर ओबेसिटी में भी वो ली जा रही है, आजकल धूम मचा रही है। बोलते हैं इस मेडिसिन से आपका वजन उतर जाता है, डायबिटीज कंट्रोल में आ जाता है। इस मेडिसिन के बारे में आपकी राय बताएं। तो ये जो मेडिसिन है जिस डायबिटीज भारत में साइलेंट किलर का काम कर रहा है। शुगर की ये बीमारी बुजुर्गों तक नहीं रही, छोटे बच्चे और युवाओं में भी इस बीमारी ने चपेट में ले लिया। डायबिटीज का साइंटिफिक मैनेजमेंट कैसे हो, और अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो क्या क्या ध्यान रखें। आपको डायबिटीज हो गया है तो कौन सी दवाई आपको रेगुलर लेनी है, कौन सी चीज़ों से बचना है, कौन सा फूड लेना है, ये सारी बातों पे आज हमने एक एक्सपर्ट से बात की है। आज हमारे साथ है डॉक्टर रवि राजानी, फेमस डायबिटोलॉजिस्ट। तो चलिए आज के पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। रवि भाई, आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। अरे भाई डायबिटीज होता क्या है, हमारे व्यूअर्स को अगर ये सिंपल वर्ड्स में समझाना हो तो। देखिए, बहुत ही बेसिक चीज़ है डायबिटीज़, जिसको हम हिंदी में मधुमेह कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम खाते हैं कुछ भी, हम हमारा फूड लेते हैं, तो बॉडी कन्वर्ट्स दैट फूड इनटू ग्लूकोज। तो ग्लूकोज शरीर में होता है। करेक्ट। फिर इंसुलिन एक पैनक्रियास से सीक्रेट होता है, इंसुलिन आके और उस ग्लूकोज को कट डाउन कर देता है, और सेल्स उसको एब्जॉर्ब करके इनको एनर्जी में यूज़ कर लेते हैं। सो दैट इज़ हाउ यू गेट योर एनर्जी फ्रॉम योर फूड। बट अगर शरीर में कुछ ऐसी चीज़ हो जिससे पैनक्रियास में से आपका इंसुलिन कम बन रहा है, या फिर इंसुलिन बन रहा है पर वो सेल्स उसको ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, जिसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो फिर वो जो ग्लूकोज बना है वो आपका शरीर में बढ़ के आएगा, जिसको हम डायबिटीज कहते हैं। सो डायबिटीज कुछ नहीं है, आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना, उसको हम डायबिटीज कहते हैं। तो इसके कोई अर्ली सिग्नल्स अगर समझने हो, किसी व्यक्ति को डायबिटीज होने वाला है उसको अर्ली सिग्नल्स को मिलते हो। अर्ली सिग्नल्स मीन्स देयर इज समथिंग के रिस्क फैक्टर्स होते हैं इसके, कि भाई अगर ये चीज़ें हैं आपके पास तो यू आर एट अ रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज एंड स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज। ओके। जैसे कि अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत खराब है, जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, मोटापा है, दैट इज ओबेसिटी है, आपको फैमिली हिस्ट्री है अगर डायबिटीज़ की, आपकी स्लीप पैटर्न्स ठीक नहीं है, और ये सब जो लाइफस्टाइल रिलेटेड चीज़ें अगर आपके रोज़मर्रा के जीवन में है, तो फिर यू आर एट द रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज़ इन कमिंग फ्यूचर। सुनते हैं कि इंडिया में डायबिटीज की मात्रा बहुत ही बढ़ रही है। इसके पीछे का रीजन आप क्या देख रहे हैं? लाइफस्टाइल, डेफिनेटली लाइफस्टाइल। ये जो आजकल ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैं, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, बिंज ईटिंग, अल्कोहल्स, और आजकल आप देखेंगे आईटी इंडस्ट्री इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो डेस्क जॉब्स बढ़ गए हैं, पहले फील्ड जॉब्स ज़्यादा होते थे, अब डेस्क जॉब बढ़ गए, वर्क फ्रॉम होम, 10-10, 12-12 घंटे लैपटॉप के सामने एक्सरसाइज ना करना, और आपका अगर एक्सरसाइज अगर आप नहीं कर रहे हो, आपकी कैलोरीज बर्न नहीं हो रही है, और आप खा ज़्यादा रहे हो, मीन्स आप कैलोरी की इंटेक ज़्यादा कर रहे हो और सामने बर्न नहीं हो रही है, तो ऑफ कोर्स ये दिस कॉल्स फॉर ओबेसिटी एंड देन ऑफ कोर्स डायबिटीज। तो ऐसा माने कि ज्यादा शुगर जो खाता है उसको डायबिटीज होगा, ये मिथ है एक तरह का। एक तरह का मिथ है, मैं यही कहूँगा कि शुगर डायरेक्टली डायबिटीज नहीं करेगा। शुगर खाने से, शुगर एक एक इट इज़ अ वेरी हाई प्रोपोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स खाओगे, शुगर आप बहुत ज़्यादा खाओगे, तो आपका वज़न बढ़ेगा। वज़न बढ़ेगा तो फिर यू आर अगेन एट अ रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज। अच्छा, आप ये कहना ओबेसिटी और डायबिटीज इंटरकनेक्टेड है। डेफिनिटली यस, अच्छा, डेफिनिटली। वो कैसे, थोड़ा समझाइए, ओबेसिटी बढ़ने से क्या होता है? तो ओबेसिटी जब होता है, ओबेसिटी मतलब आपके शरीर में फैट की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा है। फैट आपके शरीर में बहुत ज़्यादा है। तो क्या होगा, उससे आपके शरीर में इंसुलिन ठीक से काम नहीं करेगा, जिसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ओके। अब ये मान के चलिए कि आपने खाना खाया,
ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ वो खाना, फिर वो सेल्स को एंटर करने के लिए एक लॉक सिस्टम है। आप ये मान के चलिए एक सेल है जिसके बाहर एक लॉक लगा है, उसकी चाबी है इंसुलिन, वो लॉक खोलने की चाबी इंसुलिन है। तो इंसुलिन वो ग्लूकोज को सेल में एंट्री देता है। अगर वो इंसुलिन ठीक से काम नहीं करेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा जो फैट के कारण हो रहा है, तो वो चाबी की तरह काम नहीं करेगा। तो फिर क्या होगा, वो ग्लूकोज सेल्स में ही जाएगा। अब वो ग्लूकोज जाके डिपॉजिट हो जाएगा लिवर पे और एक्स वाई जेड जगह पे, आपके बेली पे, तो इट विल क्रिएट ओबेसिटी। अच्छा। यस। अगर कोई व्यक्ति प्री डायबिटिक है, तो वो उसको अगर ये कंट्रोल करना है तो लाइफ़स्टाइल से कंट्रोल हो सकता है? यस, डेफिनेटली आई एग्री। यस, 100% हो सकता है। वो अपना प्री डायबिटीज, अपना अगर ओबेसिटी के कारण उसको प्री डायबिटीज है, जी। तो ही कैन रिवर्स हिज प्री डायबिटीज विथ वेट लॉस। ये जरूर हो सकता अच्छा, आजकल यंगस्टर लेट नाइट तक स्क्रीन मोबाइल यूज़ करते हैं, लेट नाइट सोते हैं। इसका ये डायबिटीज़ के साथ कोई संबंध माने? है। डायरेक्टली आई वुड से यस। लेट नाइट अगर आप सोते हैं, तो उसके कारण आपके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है जिसको हम कॉर्टिसोल भी कहते हैं हमारी भाषा में। Cortisol is responsible for increased blood sugars and increased risk of developing diabetes। ये एक उसका मैकेनिज्म है। दूसरा, अगर आप लेट सोते हैं तो ऑफ कोर्स अगर आप लेट तक जागेंगे तो आपको हंग्री भी आप महसूस करेंगे, भूख भी लगेगी। करेक्ट। आप ईटिंग भी करोगे, बिंज ईटिंग करोगे। राइट। और देयर इज नो स्टॉपिंग। फिर वो एक आदत पड़ जाती है रात को जग के खाना। ऑफ कोर्स इट विल कॉज टाइप 2 डायबिटीज। यस। तो यंगस्टर में आजकल जो कॉर्पोरेट जॉब का चलन है, उसके कारण तनाव या स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है। स्ट्रेस और डायबिटिक्स का कोई संबंध मान के चल सकते हैं? यस, बिल्कुल, देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन स्ट्रेस एंड डायबिटीज। स्ट्रेस लेने से आपके वही हार्मोनल लेवल पे बहुत ज़्यादा इम्बैलेंसेस होते हैं, जिसके कारण आपका जो शुगर, ब्लड शुगर लेवल्स है वो डेफिनेटली बढ़ जाते हैं। अच्छा। तो माने डायबिटीज़ को अगर एक सिंपल कॉमन लेमन को कंट्रोल करना है, तो आप क्या उनको सलाह देंगे प्री डायबिटिक के केस में? जैसे आपने बताया दिनचर्या तो महत्व की है, उसको मेडिसिन पे आना है, नहीं आना है। आप जैसे आपके पास कोई पेशेंट आता है, तो आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहती है? फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इन प्री डायबिटीज इज ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल में इनको कहेंगे कि आप टाइम पे सोना है, और अगर आपको सोने में दिक्कत है तो वी कैन गिव मेडिकल हेल्प फॉर स्लीपिंग। अगर एंग्जाइटी स्ट्रेस ज़्यादा है, तो इफ़ इट इज़ इतना ज़्यादा कि भाई आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ में आपको तकलीफ दे रहा है, तो वी आस्क फॉर मेडिकल हेल्प। यू शुड टेक अ मेडिकल हेल्प, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। दूसरा, टाइम पे सोना और टाइम पे खाने के अलावा उनको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, एटलीस्ट 150 मिनट्स पर वीक, एक्सक्लूडिंग एटलीस्ट 3 days ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिसको हम इंटेंस वर्कआउट कहते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से क्या होगा, आप वेट लिफ्ट करते हो तो आपका मसल बिल्ड होता है। करेक्ट, मसल बिल्ड होगा, फैट बर्न होगा, और मसल बिल्ड होगा तो ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा आपके शरीर में, जिससे आपके ब्लड शुगर्स कंट्रोल रहेंगे और टाइप 2 डायबिटीज होने के रिस्क बहुत ज़्यादा कम होते हैं। चलिए टाइप ए और टाइप 2 डायबिटीज़ थोड़ा समझा दीजिए ना शॉर्ट में। तो टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज आर टू अपोजिट पोल्स एक्चुअली। ओके। है दोनों डायबिटीज, बट दे आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। पहले हम टाइप 2 की अगर बात करें, बिकॉज टाइप 2 इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज इन दिस वर्ल्ड, आई वुड से। तो टाइप 2 डायबिटीज में क्या है, एक आपके शरीर में एक ऑर्गन, इसको हम पैनक्रियास कहते हैं। पैनक्रियास में बीटा सेल से जो इंसुलिन बनाता है और शरीर में सीक्रेट करता है, एंड दैट इंसुलिन कंट्रोल्स द ब्लड शुगर, जैसे कि हमने पहले बात की। अभी अगर आपके शरीर में इंसुलिन की कमतरता हो जाती है, अगर इंसुलिन कम बन रहा है, दूसरा, जैसे कि मैंने बताया, इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर आ जाता है, मीन्स इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता है, तो दैट कॉजेज टाइप 2 डायबिटीज, जी। जिसको हम गोलियों के द्वारा कंट्रोल किया कर सकते हैं। हम उसको टैबलेट्स देके कंट्रोल कर सकते हैं। टैबलेट का मेजॉरिटी काम ये रहता है कि पैनक्रियास को और बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करना और इंसुलिन बनाना। बराबर। दूसरा, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करो। इस तरीके से आपकी टैबलेट्स काम करती है और टाइप 2 डायबिटीज कंट्रोल हो जाए। लेटर स्टेज, एडवांस स्टेज में आपको इंसुलिन की ज़रूरत उसमें पड़ सकती है, ओके। जो कि टाइप 1 डायबिटीज़, जिसमें इंसुलिन या तो बहुत ही कम बन रहा है या तो बन ही नहीं रहा। कुछ शरीर में ऑटो इम्यून चीज़ें हो गई है, आपकी इम्यूनिटी आपके अगेंस्ट काम कर रही है, और वो जो बीटा सेल्स है जिसकी मैंने अभी बात की, उसको डिस्ट्रॉय कर रही है, जिसके कारण इंसुलिन बन ही नहीं रहा है या तो फिर बहुत ही कम बन रहा है। तो उसमें आपको और टैबलेट्स का कोई रोल ही नहीं है उसमें, देयर इज़ हार्डली एनी रोल। उसमें आपको इंसुलिन का ही सपोर्ट लेना पड़ता है लाइफ टाइम। सो दैट इज़ टाइप 1 डायबिटीज़। तो दिस इज़ द मेजर मैकेनिज़्म, जो दोनों का बहुत ज़्यादा अलग है। दूसरा, टाइप 2 डायबिटीज़ मोस्टली इट हैपेंस इन एज आफ्टर मोस्टली 35 इयर्स ऑफ एज, 30 टू 35 इयर्स ऑफ एज के बाद होता है।
टाइप 1 डायबिटीज कैन हैपन इन एनीवन, इट कैन हैपन एज यंग एज 10 इयर्स ओल्ड में, और उसमें 20 साल के भी होते हैं, 25 साल के भी, आपने शायद सुना होगा इंसुलिन ले रहे हैं 25 साल के, जी। सो दैट इज टाइप 1 डायबिटीज। बच्चों में भी Yes. इसे जेनेटिक मान के चल सकते हैं या जिन से इसका कोई मतलब नहीं कर निकाल सकते? यस, पार्शियली आप कह सकते हो कि इट इज जेनेटिक, यस इट कैन, बट देयर इज अ चांस कि आपके माता पिता को नहीं है पर आपको टाइप 1 डायबिटीज है, ये एक चांस है। तो यू डोंट नो हुज डीएनए, आपके अंदर किसका डीएनए आया है, तो यू नेवर नो। सो टाइप 1 डायबिटीज इज ऑफ कोर्स यस जेनेटिक आल्सो। नहीं भाई, शुगर लेवल के लिए HbA1c जो टेस्ट है उसको बहुत ही प्रमाणभूत माना जाता है। इसके पीछे का क्या लॉजिक है? सो HbA1c इज ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। ये एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देता है हमें ब्लड शुगर के लिए। नॉर्मल रेंज अगर हम इसकी बात करें तो 5.7 अगर टू 6.4 के अगर बीच में है तो दैट इज प्री डायबिटीज, 6.5 एंड अबव इज डायबिटीज। तो ये हमें टोटल आपके पिछले 3 महीने की ब्लड शुगर कैसी रही है, इसका पूरा एक पिक्चर आपके सामने आके रीडिंग आ जाता है, 3 महीने की एवरेज आ जाती है। 3 महीने की एवरेज आ जाती है। ओके ओके। अगर पेशेंट ऑलरेडी डायबिटिक है तो टारगेट हम उनका 6.5 टू 7 के बीच में हम टारगेट रखते हैं। अगर उतना आप अचीव कर रहे हैं तो इट इज गुड HbA1c, आई वुड से गुड कंट्रोल ऑफ HbA1c। बिलो 6.5 इज एक्सीलेंट कंट्रोल, ओके। एंड एज आई सेड 5.7 टू 6.4 इज प्री डायबिटिक। अच्छा, अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज आपने उसका निदान कर दिया है, उसके लिए फिर आप क्या ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे? उसको फिर अभी कौन सी लाइफस्टाइल कैसी रखनी है और मेडिसिन के साथ साथ और क्या क्या ध्यान रखना है? देखिए, डायबिटीज जो है इज ऑल अबाउट ग्लूकोज लेवल्स एंड इंसुलिन। सो इसमें उनको ये अवॉइड करना है कि ऐसी चीज़ें करनी है जिससे उनका ग्लूकोज स्पाइक ना हो। जब भी हम खाना खाते हैं उसके एग्जैक्टली 2 घंटे बाद हमारे शरीर में शुगर स्पाइक होता है, सबके शरीर में, मेरे में भी हो रहा है, आप में भी हो रहा है, सब में हो रहा है। तो हमें ये स्पाइक्स को अवॉइड करना है। तो इसलिए हम उनको ये एडवाइस करते हैं कि आपको एक साथ ज़्यादा खाना नहीं खाना है, बिंज ईटिंग नहीं करना है। जितना आप ज़्यादा खाना खाओगे उतना इंसुलिन ज़्यादा आपका ज़रूरत लगेगा इंसुलिन का, और उतना आपका शुगर बहुत ज़्यादा स्पाइक होगा। तो आप डायबिटिक पेशेंट्स में हम ज़्यादातर ये एडवाइस करते हैं कि आपको हर 3 घंटे में, साढ़े 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना है। ऑफ कोर्स हेल्दी फूड्स, शुगर एंड ऑल दोज़ नहीं। फ्रूट्स खा लिए व्हिच आर अलाउड इन डायबिटीज़ ऑफ कोर्स, एंड ऑल अदर हेल्दी मील्स जो अवेलेबल हैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, वो आप ले सकते हैं, ताकि आप थोड़ा-थोड़ा खाते रहेंगे तो आप एक साथ ज़्यादा खाना नहीं खाएँगे। एक साथ ज़्यादा खाना नहीं खाएँगे तो फिर आपका शुगर का स्पाइक बहुत कम होगा। अच्छा, आपने डाइट की बात की, डायबिटिक पेशेंट को राइस खाना चाहिए? मॉडरेशन में यस, अगर लिमिट में है तो यस, बट अगर आप मुझे पूछेंगे बीइंग अ डायबिटोलॉजिस्ट, मैं अगर आपको राइस आप ना खाएँ तो व्हाइट राइस की अगर बात करें, व्हाइट राइस अगर ना खाएँ तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज़ हर एक फूड आइटम्स जो हम खाते हैं एवरीडे, उनका एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। ओके। ग्लाइसेमिक इंडेक्स मीन्स उनकी एक क्षमता शुगर बढ़ाने की, ग्लूकोज़ बढ़ाने की उनकी जो क्षमता होती है उसको हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। राइट। तो राइस की ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। अगर आपको राइस के बिना नहीं चल रहा है, आपको अगर सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा आपके मील में, तो यू कैन ऐड ब्राउन राइस और रेड राइस ओके व्हिच ओके। हैज़ वेरी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अच्छा अच्छा। और क्या क्या नहीं खाना चाहिए आपके हिसाब से, अगर फूड की बात करें डायबिटिक पेशेंट को? ऑफ कोर्स शुगर, ओके। ये एक बहुत बड़ी एक मिथ है। अगर हम किसी को कहते हैं आप शुगर मत खाइए, कोई किसी पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि आप शुगर मत खाइए, तो बोलते हैं कि सर हम गुड़ तो खा सकते हैं, बट गुड़ भी नहीं खाना चाहिए। शुगर इज़ इक्वल टू जैगरी, दोनों सेम ही चीज़ से बन रहा है, दोनों शुगर केन से बनता है। और शुगर, जैगरी दोनों नहीं खाना चाहिए। आई वुड एडवाइस नॉट टू टेक एनी फॉर्म ऑफ फ्रूट जूस, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो टेट्रा पैक हो, चाहे वो कहीं के भी हो, कोई भी कंट्री के हो। इन द फॉर्म ऑफ जूसेस? नो, नो फ्रूट जूस, ओके। क्योंकि फ्रूट जूसेस में एक शुगर का शुगर का एक फॉर्म होता है जिसको हम फ्रक्टोज कहते हैं। तो यस। अगर आप फ्रूट जूस बनाते हैं, तो अगर मैं आपको कहूँ कि आप एक स्वीट लाइम मतलब मौसम्बी अगर आपको मैं कहूँ खाने के लिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 खा पाएँ। वहीं फ्रूट जूस के लिए आपको 4 से 5 मौसम्बी का जूस निकालना है। अब हम फ्रूट खा रहे हैं फाइबर के लिए, वी नीड फाइबर इन अवर डाइट, जो कि डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड शुगर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने उसका सारा फाइबर कंटेंट एक्सट्रैक्ट करके सिर्फ जूस का जो उसको है, वो एक्सट्रैक्ट कर लिया, जिसमें उसका शुगर लेवल 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, एंड इट गिव्स यू अ ह्यूज शुगर स्पाइक। सो फ्रूट जूस टोटली अवॉइडेड। फ्रूट्स खा सकते हैं? फ्रूट्स खा सकते हैं, सर्टेन फ्रूट्स? सर्टेन फ्रूट्स ओके। एक्सेप्ट चीकू। Chiku is not good. It has a very high glycemic index. Kela, banana, very high again glycemic index. Mangoes are of course, ये काफी लोगों को पसंद नहीं आएगा ये जवाब, but it is a reality वाला।
गर्मियों के सीजन में मैंगो तो वे मेन खाना रहता है। मेन खाना रहता है। तो मैंगोज़ इज़ अ खाना है मैंगो भी नहीं बोल रहे तो इधर खाना है तो बहुत ही मॉडरेशन में। और अदर दैन दैट आपका एक सीताफल ये एक हैज़ अ वेरी हाई ग्लाइसेमिक को भी अवॉइड करना है। यस उसको भी अवॉइड करना है एंड ग्रेप। So these are the fruits avoid to be avoided in diabetes. सर आर्टिफिशियल स्वीटनर आजकल बहुत ट्रेंड में है, उसका मैंने बहुत मत पतंतर है, कोई बोल रहा है खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। बीइंग अ डायबिटोलॉजिस्ट आपकी क्या राय है? Yes, खा सकते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनेस बट ऑफ कोर्स इन लिमिटेशंस। देखिए हर एक चीज़ मेडिकेशंस हो या फिर आर्टिफिशियल स्वीटनेस हो ये अप्रूव होते हैं आफ्टर रिसर्च। बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च किया जाता है हर एक मेडिसिन पे एंड देन उसके बाद यूएस एफडीए और डब्ल्यूएचओ का एक ग्रीन सिग्नल आता है। इसके बाद वो आपकी इसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है लाइक स्टीविया लाइक एस्पर्टेम ये सब आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं इनका लॉन्ग टर्म रिसर्च नहीं हुआ है अभी तक। शॉर्ट टर्म रिसर्चेस हुए हैं जिसमें ये कहा गया है कि इट इज सेफ बट नॉट फॉर लॉन्ग टर्म यूज। यस व्हाई इट इज नॉट गुड फॉर लॉन्ग टर्म यूज बिकॉज़ इट इज नॉट स्टडीड। उसका रिसर्च नहीं हुआ तो यू कैन नॉट कमेंट ऑन इट। इट कैन बी हार्मफुल इन लॉन्ग टर्म। कोई वेजिटेरियन फैमिली है, उसमें अगर कोई डायबिटिक पेशेंट देखते हैं, तो कौन-सा इंडियन फूड आप सजेस्ट करेंगे उनको, वो पेशेंट के लिए खाना चाहिए? माने स्टैंडर्ड कोई इंडियन फूड जो शुगर के पेशेंट को के लिए उपयोगी है। सो इसके लिए मैं होल व्हीट ग्रेप ग्रेन्स सॉरी होल व्हीट जो होता है वो आप खा सकते हैं। मल्टीग्रेन आप खा सकते हैं जिसमें फाइबर का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। उसके अलावा एक बहुत ही फेमस चीज़ है जिसको हम मेथी कहते हैं, फेनुग्रीक सीड्स। बिल्कुल। मेथी को आप रात को भिगो के उसका पानी पीजिए, वंडरफुल फॉर शुगर कंट्रोल, इट हेल्प्स अ लॉट इन शुगर कंट्रोल। वेजिटेबल जूस आप बिल्कुल ले सकते हैं। वेजिटेबल जूस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर ब्लड शुगर कंट्रोल इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली इट हेल्प्स। राइट। अदर दैन दैट फ्लैक्स सीड्स करके आते हैं। यस। Chia seeds are Yeah. there. They are rich in fiber and omega-3 fatty acids, which helps in blood sugar control and in insulin resistance को कम करने में भी help करता है। तो yes, these are the certain superfoods in diabetes, I would say. Yeah. डायबिटिक पेशेंट को आपने अगर मेडिसिन पे लिया है, तो वो मेडिसिन बंद कर सकता है? बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट कि उसकी मेडिसिन बंद हो क्योंकि 95% ऑफ पेशेंट्स आई वुड से उनको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेना पड़ता है। इसके 2 कारण हैं, एक कि आपको अगर जेनेटिक हिस्ट्री है तो ऑफ कोर्स तो फिर हम कह ही देते हैं कि यू आर हैविंग दिस फॉर लाइफ टाइम। राइट। दूसरा डायबिटीज इज ऑलवेज अ प्रोग्रेसिव डिजीज। ये एक रिग्रेसिव डिजीज नहीं है। 2 चीजें से, एक रिग्रेसिव एक जैसे बुखार सर्दी खांसी दिस आर रिग्रेसिव आगे चला जाता है। जी। डायबिटीज से बढ़ता रहता है, इट इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज। Yes. तो कोई पेशेंट्स या तो लाइफ टाइम गोली पे रह जाते हैं, कोई पेशेंट्स को 2 गोली आज चल रही तो हो सकता है वो 6 गोली पे कल आ जाए। तो दैट इज आल्सो अ पॉसिबिलिटी। बट यस इफ यू आर अ डायबिटिक सेकेंडरी टू ओबेसिटी, अगर ओबेसिटी ही आपका अगर कारण है डायबिटीज का, ओबेसिटी कम करके वजन कम करके नॉर्मल आपके बीएमआई पे आके आप उसको रेमिट कर सकते हैं। देयर इज दिस टर्म कॉल्ड एज रेमिशन ऑफ डायबिटीज। ओके। आपने बहुत इंस्टाग्राम एड्स आजकल चल रहे हैं रिवर्सल ऑफ डायबिटीज एंड ऑल। बट यू ये जो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन है ये कहता है देयर इज नो वर्ड कॉल्ड रिवर्सल ऑफ डायबिटीज, इट इज कॉल्ड रेमिशन ऑफ डायबिटीज। उसको आप रेमिट कर सकते हैं। एग्ज़ैक्टली। यस हाँ, नहीं क्यूरेबल नहीं है एक तरह से देखिए। आई वोंट से इट इज क्योरेबल। इट कैन बी कंट्रोल्ड, कैन नॉट बी क्योर्ड। सर, कौन-सी उम्र में शुगर लेवल चेक कराना चाहिए? उसकी कोई स्टैंडर्ड गाइडलाइन अगर हो तो? देयर इज नो एज सच स्टैंडर्ड गाइडलाइंस बट 35 एंड अबव अगर आप है तो उसमें एक सर्टेन एक क्राइटेरियाज हैं जिसमें आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आप 35 से ऊपर है तो एवरी 2 इयर्स वंस यू हैव टू गेट योरसेल्फ स्क्रीन फॉर डायबिटीज एंड ऑल अदर कॉम्प्लिकेशंस। और अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपके जेनेटिक हिस्ट्री है ऑफ डायबिटीज तो फिर आई थिंक एवरी ईयर यू शुड गेट योरसेल्फ टेस्टेड फॉर डायबिटीज। इफ यू टॉक अबाउट द टेस्ट व्हिच शुड गेट इट डन, तो उसमें हम सबसे पहले ऑफकोर्स HbA1c इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हो सकता है आपका फास्टिंग ब्लड शुगर एंड पोस्ट ट्रेनियल ब्लड शुगर जो खाली पेट और खाने के 2 घंटे बाद वाला ब्लड शुगर है वो कंट्रोल्ड है। बट HbA1c आपका हो सकता है 6.2 व्हिच इज प्री डायबिटीज या है। So that pre-diabetes is nothing but a signal that now we're at the risk of developing diabetes in coming future. यहाँ पे एक ऐसे स्टेज है, आपको एक वार्निंग मिल रही है कि now you can reverse it. Otherwise, you will convert into a diabetic, which will be not a good thing to happen. So that's why HbA1c is very important rather than
फास्टिंग एंड पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर्स। उसके अलावा आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, जिसको हम लिपिड प्रोफाइल, पूरा एक प्रोफाइल होता है जिसमें आपका एक कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। उसके अलावा आपके लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आजकल एक न्यू पैंडेमिक निकला है मार्केट में, जिसको हम फैटी लिवर कहते हैं। या वेरी वेरी कॉमन इन टुडेज यूथ। इफ़ यू आस्क मी, अगर मैं मेरी बात, मेरे जनरेशन की या मेरे उसकी बात करूं, मतलब 30 टू 50 ईयर्स ऑफ एज की बात करूं, आई वुड से एटलीस्ट 70% ऑफ पीपल वुड बी हैविंग दिस। अच्छा। यस, इट इज़ अ वेरी साइलेंट थिंग। साइलेंट इसलिए क्योंकि इसके ग्रेड्स हैं फैटी लिवर के। बेसिकली फैटी लिवर होता क्या है कि आपकी जो चर्बी है, जो फैट है, वो लिवर पे ऊपर जाके डिपॉजिट हो गया। एक्सेस फैट है आपके बॉडी में, ओबेसिटी है आपको, ओवरवेट हो आप, तो उसके कारण जो एक्स्ट्रा फैट है वो लिवर पे जाके डिपॉजिट हो गया। तो दैट इज नोन एज फैटी लिवर। इसके अलग अलग ग्रेड्स हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। वहां तक आप ठीक है, अगर आप वेट लॉस करके उसको रिवर्स कर सकते हो। देन इट कन्वर्ट्स इनटू फाइब्रोसिस, जिसके भी 3 स्टेज है, माइल्ड, मॉडरेट एंड एडवांस। फाइब्रोसिस के बाद आता है सिरोसिस। सिरोसिस इज द एंड स्टेज ऑफ लिवर। अगर सिरोसिस, सिरोटिक रेंज में अगर लिवर है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ इंडिविजुअल टू रिवर्स। उसको रिवर्स करना बहुत डिफिकल्ट है। और सबसे खराब चीज़ फैटी लिवर की ये है कि इसमें कोई सिम्पटम्स नहीं आते हैं। हार्डली कभी अगर आपको सिरोसिस हो गया, उसको भी बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया, उसके बाद आपको शायद सिम्पटम्स आएँगे। सो ग्रेड 1 फैटी लिवर, ग्रेड 2 फैटी लिवर, ग्रेड 3 फैटी लिवर, ये कोई सिम्पटम्स ज़्यादातर 99% ऑफ केसेस में सिम्पटम ही नहीं देता है। तो इसको स्क्रीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको ओबेसिटी है, आपको अगर जेनेटिक हिस्ट्री है, तो यू शुड गेट योर लिवर फंक्शंस टेस्ट, जिसमें खास करके एसजीओटी एंड एसजीपीटी करके एक टेस्ट होता है, जो लिवर से आता है स्पेसिफिकली। वो टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, कोई व्यक्ति डायबिटिक है या उसका डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, तो उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। डायबिटीज़ इज़ अ स्लो पॉइज़न इफ नॉट कंट्रोल्ड। एक धीमा ज़हर जिसको हम कहते हैं। इसके कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहले तो आपके हर एक बॉडी को वो डैमेज कर सकता है। स्टार्टिंग विद द आईज़, आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी करके एक डिज़ीज़ होते हैं, जिसमें आपकी आईज़ में थोड़ा दिखना कम हो जाता है। उसके अलावा आपके नर्व्स को डैमेज कर सकता है, जिसको हम डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं, जिसमें आपको पाँव में झुनझुनाहट, सुन्नपन हो जाना, पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द होना, ये सब एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ये थोड़े माइनर कॉम्प्लिकेशंस हैं। मेजर कॉम्प्लिकेशंस की अगर बात करें, तो ऑफ कोर्स हार्ट अटैक्स, ब्रेन स्ट्रोक, ये सब एक डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ है। उसके अलावा आपके ब्लड जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स को भी डैमेज कर सकता है। इसके कारण आपके पाँव में अगर ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं होगा, तो आपको गैंग्रीन हो सकता है, वुंड्स हो सकते हैं। अगर वहाँ पे आपको कोई ज़ख्म हो गया, कोई वुंड हो गया, तो वो ठीक से नहीं भरेगा और वो बढ़ता जाएगा, व्हिच कैन अगेन कन्वर्ट इंटू गैंग्रीन। आपको इतना ज़्यादा, अगर उसमें अगर आप शुगर कंट्रोल नहीं करेंगे, तो पाँव के एम्पुटेशन, मतलब पाँव कटवाने की तक की बारी आ सकती है। दीज़ आर ऑल द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़। हैं? डायबिटिक पेशेंट के लिए मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है, फर्स्ट लाइन ऑफ अगर समझना हो तो, एज ए डॉक्टर? ओके, सो डायबिटीज इज नॉट ओनली अबाउट मेडिसिन। अगर आप मुझे पूछेंगे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो डायबिटीज इज 50%। अगर डायबिटिक पेशेंट है, उसके हाथ में 50% इज इन द डॉक्टर्स हैंड। 50% में से मेरा काम है उसको सही सलाह देना, एडवाइस देना अबाउट द लाइफस्टाइल चेंजेस एंड द मेडिकेशंस। और 50% उसके हाथ में, जिसमें उसको एक्सरसाइज करना है, वेट लॉस करना है, दवाई टाइम पे लेनी है, एंड टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, ऑल दोज चेंजेस ही हैज़ टू डू। और अगर हम ड्रग मैनेजमेंट की बात करें, तो उसके तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो डिपेंड्स अपॉन कि उसका HbA1c कितना है। 6.5 एंड अबव, एज आई सेड, इस डायबिटिक तो कितना है। किसी का 8 होता है, किसी का 9, किसी का एज हाई एज 14 भी होता है। तो अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं कि आपका HbA1c और आपके फास्टिंग एंड पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर्स के हिसाब से, कि आपको किस दवाई की ज़रूरत है, या सिर्फ दवाई से हो जाएगा, या इंसुलिन की ज़रूरत है, एक्स वाई जेड। दैट ऑल थिंग्स आर डिसाइडेड आफ्टर द रिपोर्ट्स। डायबिटिक की जो दवाइयाँ हैं, के लॉन्ग टर्म यूज़ से बोले किडनी पे इफ़ेक्ट आती है, कैसा एक मिथ चल रहा है। इसको कितना सही मानते हैं आप? दिस इज़ अ वेरी कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग। ये बहुत बड़ी एक गलतफ़हमी है लोगों में, जो आई ऑलमोस्ट एवरी डे, मुझे ये मेरे हर क्वेश्चंस पूछते हैं मेरे पेशेंट्स कि सर अहमद, इसमें किडनी तो डैमेज नहीं होगा, ये डैमेज नहीं होगा। बट लेट मी बी वेरी क्लियर, इसमें कोई भी ऐसी दवाई नहीं है। मोस्ट ऑफ द मेडिसिन्स जो डायबिटीज़ की हैं, वो एब्सोल्युटली सेफ फॉर द किडनीज़ है।
इनफैक्ट कुछ ऐसी दवाई हैं जो इनफैक्ट किडनी को प्रोटेक्ट करती है। इट प्रोटेक्ट्स द किडनी फ्रॉम डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस और आपकी किडनी फेल होने से बचाती है इनफैक्ट। अच्छा, या क्या बात है। अच्छा, डायबिटीज़ के बारे में कुछ मिथ से उसकी बात करते हैं। लोग बोलते हैं करेला खाने से डायबिटीज़ गायब हो जाता है। करेले के साथ डायबिटीज़ को क्यों जोड़ा गया है? कुछ लॉजिक है इसके पीछे? लॉजिक ये है कि करेला खाने क्या जूस या करेला खाने से आपके शरीर में थोड़ा बहुत ब्लड शुगर रेगुलेट हो सकता है। रेगुलेशन कह रहा हूँ, कंट्रोल नहीं, रेगुलेट हो सकता है। अच्छा। स्पाइक्स कम हो सकते हैं। आपके खाने के बाद उसको जो शुगर रिलीज़ होता है बॉडी में, उसको वो स्लो कर सकता है। जिसके कारण करेले का जूस थोड़ा बहुत बेनिफिशियल है। सो इट इज़ बेनिफिशियल इन डायबिटीज़, इट डज़ नॉट क्योर डायबिटीज़। सर एक मिथ ये है कि जैसे मेरे जैसा पतला हूँ मैं इतना, तो मेरे को डायबिटीज़ नहीं हो गया। नहीं, ये कई लोगों को। मिथ है, ये गलतफ़हमी है। अच्छा। बहुत सारे पतले लोगों को भी डायबिटीज़ होता है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो टाइप 1 डायबिटीज़ मोस्ट ऑफ देम बहुत ही ज़्यादा थिन बिल्ट होते हैं। येस, बिकॉज़ ऑफ द इंसुलिन डेफिशिएंसी, उनमें इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, तो बहुत ज़्यादा थिन बिल्ट होते हैं। एंड देयर इज़ वन टाइप ऑफ डायबिटीज़ व्हिच इज़ नोन एज़ लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज़ ऑफ एडल्ट्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लाडा बोलते हैं, LADA लाडा। So this is a type of diabetes which is different from type 1 and type 2, जिसमें आपके शरीर में अगेन ऑटो इम्यून चीज हो रही है, बट इट प्रेजेंट्स एट लेटर स्टेज आफ्टर 40। ओके। तो आफ्टर 40 कोई भी डायबिटीज होता है तो वो यही सोचता है शायद उसको टाइप 2 डायबिटीज ही होगा, बट उनको बहुत सारी दवाई दे के हम देखते हैं बट कंट्रोल नहीं होता है, देन हैव टू पुट ऑन इंसुलिन, वो ब्लड टेस्ट करके पता चलता है इट इज LAD लाडा। तो मोस्ट ऑफ देम आर आल्सो वेरी मच थिन बिल्ट, क्योंकि उनमें अगेन इंसुलिन की डेफिशिएंसी है। मैकेनिज्म इज सेम एज टाइप 1 डायबिटीज, बट इट इज नॉट टाइप 1, इट इज लाडा, ऑटो इम्यून डायबिटीज। ओके, गॉट इट। एक मिथ ये भी है कि शुगर लेवल आपका नॉर्मल हो गया है, मेडिसिन बंद कर दो। नहीं, ये सबसे बड़ा गलतफहमी, सबसे बड़ी गलतफहमी अगर डायबिटीज में तो ये है, तो आपने अभी मेंशन की कि मेरा गोली चालू है, कंट्रोल हो गया, बंद कर दो। इट्स डायबिटीज, ये एक सिर दर्द या डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी नहीं है कि दवाई खाओ ठीक हो जाएगी। एज आई सेड, डायबिटीज कैन बी कंट्रोल, इट कैन नॉट बी क्योर्ड। उसको कंट्रोल किया जा सकता है। करेक्ट। इनफैक्ट डायबिटीज, जैसे मैंने कहा, एक प्रोग्रेसिव बीमारी है, इट इज नॉट अ रिग्रेसिव डिजीज। इस ये हो सकता है आप अगर आज 3 गोली पे हैं तो आप कल 6 गोली पे आ जाओ, ये पॉसिबिलिटी ज़रूर है। और या फिर आप पूरी लाइफ वही 3 गोली पे आपका चलता रहे, कम-ज़्यादा हो सकता है, बट येस, दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ अ मिथ आई वुड से कि डायबिटीज़ की गोली खाने से कंट्रोल है तो उसको बंद कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए बंद। फिर एक मिथ ये भी सुनने को मिलता है कि डायबिटीज इज अ स्लो पॉइजन, आप मानते हैं? सो इसमें मैं थोड़ा एक ऐड करूँगा, डायबिटीज़ इज़ अ स्लो पॉइज़न इफ नॉट कंट्रोल्ड। ओके, राइट। अगर कंट्रोल में है तो इट विल नॉट हार्म यू, बात नहीं। बट अगर कंट्रोल के बाहर है, इफ इट इज अनकंट्रोल्ड सिंस अ लॉन्ग टाइम, इट इज अ वेरी स्लो पॉइजन एंड इट इज अ डेंजरस पॉइजन, राइट? अच्छा। या सर ब्लड प्रेशर और हार्ट इसका डायबिटिक से कोई डायरेक्ट संबंध मान सकते हैं? जैसे आपने कुछ मेरे को समझाया थोड़ा डिटेल में अगर समझना हो। सो हाइपरटेंशन, दैट इज हाई ब्लड प्रेशर, इसको हम बीपी बोलते हैं इन लेमैन्स लैंग्वेज। जी, जी। मोस्ट ऑफ द डायबिटिक पेशेंट्स आर आल्सो हाइपरटेंसिव। तो हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज बोथ कंट्रीब्यूट टू हार्ट अटैक्स। ये दोनों एक नंबर वन कॉज आई वुड से इन दिस वर्ल्ड इन फॉर हार्ट अटैक एंड ब्रेन स्ट्रोक्स इन हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज। बोथ आर समवॉट रिलेटेड टू ईच अदर। अगर डिटेल्स में तो अगर कहने जाएंगे तो बहुत टाइम सही समझता हूँ आपको। मोस्ट ऑफ द डायबिटिक पेशेंट्स आर आल्सो हाइपरटेंसिव। रोहित भाई, मार्केट में जो डायबिटिक एक मेडिसिन है, पर्टिकुलर ओबेसिटी में भी वो ली जा रही है आजकल, धूम मचा रही है। बोलते हैं इस मेडिसिन से आपका वजन उतर जाता है, डायबिटीज कंट्रोल में आ जाता है। इस मेडिसिन के बारे में आपकी राय बताएं। तो ये जो मेडिसिन है जिसको हम कहते हैं GLP-1 मेडिसिन, सो GLP-1 एक ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1, उसका एक फुल फॉर्म है जो नॉर्मली अपने बॉडी में बनता है। इट इज मेड इन इंटेस्टाइन और पैनक्रियास पे बनता है। जैसे कि उसका काम है आपको सेटिस्फाइड और फुल फील कराना आपके खाने के बाद। फॉर एग्जांपल, अगर आपको भूख लगी है, आपने खाना खाया, उसके बाद आपको सेटिस्फाइड कि भाई हाँ, 3 चपाती के बाद मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो सेटिस्फैक्शन लाने का काम उस हार्मोन का है, अगर लेमेंस में बात करें। तो ये जो दवाई है, ये GLP-1 मेडिसिन हम आपको दे रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं या टैबलेट जो भी आप फॉर्म में ले रहे हैं, तो ये आपको ब्रेन को सिग्नल भेजेगा कि यू आर ऑलरेडी फुल, ये ऑलरेडी आपका पेट भरा हुआ है। तो पेट भरा हुआ होगा तो आप ऑफ कोर्स कम खाओगे। अगर आपने खाना नहीं भी खाया तो आपको लग रहा है मेरा पेट भरा हुआ है। खाना कम खाओगे तो आपका जो बॉडी है वो फैट बर्न करेगा एज़ एनर्जी सोर्स, जिससे आपको वेट लॉस मिलेगा। दूसरा, ये आपके पैंक्रियास में जाके इंसुलिन को सीक्रेट करता है, इंसुलिन को स्टिमुलेट करता है, जिससे इंसुलिन और बनेगा और ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगा। तीसरा कि जब भी हम खाना खाते हैं,
तो खाना पेट में स्टमक में आता है, जो जिसको हम स्टमक कहते हैं, और उससे फिर निकल के इंटेस्टाइन्स में जाके उसको डाइजेस्ट होता है। तो उसको हम प्रोसेस को कहते हैं गैस्ट्रिक एम्पटिंग, मीन्स कि खाना गैस जो स्टमक से बाहर निकल रहा है, इसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक एम्पटिंग। जैसे ही खाना बाहर निकलेगा, आपको फिर से भूख लगेगी। तो ये जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग को है, वो इसको डिले कर देता है, उसकी प्रोसेस को डिले कर देता है, जिससे आपको ज़्यादा समय तक थोड़ा भरा हुआ महसूस होता है, फुल फील होता है। जिससे अगेन आप कम खाना खाओगे, अगेन यू विल हैव इनडायरेक्टली वेट लॉस। अगर हम इसकी बात करें तो ऑफ कोर्स इट्स अ गेम चेंजर मेडिसिन आई वुड से, बट इफ यूज्ड विथ कॉशन अंडर सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर स्ट्रिक्टली। इसको कोई नॉर्मल डाइटिशियंस और ये सब प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी रॉन्ग, अनएथिकल। एक डॉक्टर के सुपरविजन के अंदर इसको लेना चाहिए। अगर आप इसको अच्छे से यूज़ करते हैं, सुपरविजन में यूज़ करते हैं, इट कैन बी अ गेम चेंजर। ओबेसिटी को ये रिवर्स कर सकता है, और आपके नॉर्मल डायबिटीज़ को भी कंट्रोल कर सकता है। इसको अगर हम बात करें, जैसे इसके क्राइटेरियाज़ हैं, अगर उस क्राइटेरियाज़ को ध्यान में रख के इसको अगर हम यूज़ करते हैं, तो ये एक गेम चेंजर है। क्राइटेरियाज़ ये हैं कि अगर आपका बीएमआई 27 से ज़्यादा है और 30 के कम है, मीन्स 27 टू 30 के बीच में है, और अगर आपको उसके रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन है, जैसे फैटी लिवर, टाइप 2 डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, हाई कोलेस्ट्रॉल, एक्स-वाई-ज़ेड, हाइपरटेंशन, तो फिर ये दवाई आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो। और दूसरा, अगर आपका बीएमआई 30 से ज़्यादा है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, चाहे कॉम्प्लिकेशंस है या नहीं है, तो फिर आप ये दवाई ले सकते हो। ओनली ओबेस है तो यस, ओके। ओनली ओबीस है, अगर डायबिटीज़ नहीं भी है, तो आप ले सकते हो। ओनली 2 थिंग्स, मेजर 2 थिंग्स, ऐसे तो और है, बट मेजर 2 थिंग्स आपको इसमें ध्यान रखनी है बिफोर टेकिंग दिस मेडिसिन, इवन इफ डॉक्टर इज़ प्रिस्क्राइबिंग यू, कि अगर आपके फैमिली में किसी को, आपके ब्लड रिलेशंस में थायराइड का कैंसर हुआ है किसी को भी, तो you cannot take this medicine because then it increases the chances in you to cause thyroid cancers। दूसरा, अगर आपको कभी पैनक्रियास का इन्फेक्शन हुआ, जिसको हम पैनक्रियाटाइटिस कहते हैं, तो फिर दिस ड्रग इज एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये आप नहीं ले सकते हैं, एटलीस्ट इस जन्म में तो नहीं ले सकते आप। तो ये 2 मेजर कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं इसके। तो ये एक नॉर्मल आदमी को अगर डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करता है, अगर उसको पता है कि मेरे फैमिली में किसी को थायराइड कैंसर हुआ था, तो ये ही कैन और शी कैन इन्फॉर्म द डॉक्टर एंड नॉट टेक दिस ड्रग टू अवॉइड द रिस्क ऑफ कैंसर्स। इसके अलावा उसके कोई साइड इफ़ेक्ट, अगर अनकंट्रोल ली गई या विदाउट मेडिकल सुपरविज़न आप लेते हो, तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं या इट विल बी डेंजरस? यस, सो इवन इफ इट इज टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन, जैसे कि मैंने कहा कि उसका गैस्ट्रिक एम्पटिंग को डिले कर रहा है, फुल फील करा रहा है, तो गैस्ट्रिक साइड इफेक्ट्स इसके हैं, जैसे गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, ब्लोटिंग मीन्स पेट फूला-फूला लगना, कॉन्स्टिपेशन, कुछ केसेस में इवन डायरिया भी मैंने देखा है। मैंने काफ़ी पेशेंट्स को ये प्रिस्क्राइब किया है, गिवन वेरी गुड रिजल्ट्स, बट किसी-किसी में डायरिया भी देखने मिला है। और इसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़, अगर आप इसमें ध्यान नहीं रखोगे, खाने-पीने में ज़्यादा ध्यान नहीं रखोगे, अब एक-एक दिन 24-24 घंटे कुछ भी नहीं खा रहे हो, तो फिर इट इज़ नॉट गुड। क्योंकि क्या हो रहा है, इसमें आपका फैट लॉस तो हो ही रहा है, बट साथ ही साथ आपका मसल लॉस हो रहा है, व्हिच इज़ नॉट गुड। हमें फैट लॉस करना है, मसल लॉस नहीं करना। अगर मसल लॉस होगा तो पेशेंट विल स्टार्ट हैविंग वीकनेस, उसको वीकनेस लगना, कमज़ोरी लगना शुरू होगी, एनर्जी कम होना शुरू होगी, बॉडी पेन होना शुरू हो जाएगा। सो दैट इज़ व्हाट, इसमें प्रोटीन इनटेक बहुत अच्छा रखना चाहिए, एटलीस्ट 0.8 टू 1 ग्राम पर केजी पर डे, इसका एक प्रोटीन इनटेक होना चाहिए। साथ ही में अगर आपको बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू टेल योर डॉक्टर, इससे हम एंटासिड्स वगैरह देके इसको कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा एसिडिटी, गैस या बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि इट इज़ नॉट अलाउइंग यू टू डू एनी योर डे टू डे एक्टिविटीज़, तो फिर ये ड्रग शायद बंद करने की नौबत भी आ सकती है, बट दैट इज़ वेरी रेयर इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस आई वुड से। अगर इन मेडिसिन्स की और बात करें, तो इट इज़ मार्केटेड इन मार्केट्स लाइक द नेम ऑफ ओज़ेम्पिक। तो ये एक्चुअली मेडिसिन जो थी, इट स्टार्टेड द रिसर्च फ्रॉम आई वुड से 1990s 1980s, इसकी रिसर्च शुरू हो गई थी। बहुत सालों तक इसकी रिसर्च करी, एंड इन एंड 2017 में यूएस एफडीए अप्रूवल मिला था फॉर द यूज़ इन टाइप 2 डायबिटीज। सो सिंस देन इट इज़ इन द मार्केट। इट वाज़ मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्केटेड एज़ ओज़ेम्पिक। तो ओज़ेम्पिक इंजेक्टेबल फॉर्म है। इट हैज़ टू बी टेकन वन्स अ वीक फॉर 4 वीक्स, एंड 4 वीक्स के बाद उसका डोज़ बढ़ाया जाता है। हम छोटे कम डोज़ से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ज़्यादा डोज़ टॉलरेट नहीं कर पाएँगे। तो स्टार्ट विथ अ लोअर डोज़, हम उसको हर 4 हफ्ते में उसको डोज़ बढ़ा के उसको मैक्सिमम डोज़ पे लेके जाते हैं, और उसका टैबलेट फॉर्म भी आता है। टैबलेट फॉर्म द नेम इज़ रिबेल्सिस, व्हिच इज़ स्टार्ट विथ अ लोअर डोज़, एंड उसका हम डोज़ बढ़ाते जाते हैं। डिफरेंस अगर हम बात करें टैबलेट और इंजेक्शन में, तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जिसको हम कहते हैं कि भई इसका एक्शन इंजेक्शन का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो आपको वन्स अ वीक ले रहे हैं, तो आपका 1 हफ्ते तक उसका असर रह रहा है। टैबलेट यू हैव टू टेक एवरी डे, आपको हर रोज़ लेनी है टैबलेट,
एफिशिएंसी इंजेक्शन की ज़्यादा है टैबलेट से, और साइड इफ़ेक्ट्स कंपैरेटिवली मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो इंजेक्शंस में कंपैरेटिवली कम है रादर देन इन द टैबलेट। ऑल्सो एफिशिएंसी में भी एज़ आई सेड वेट लॉस जो है इंजेक्शन में थोड़ा ज़्यादा है और टैबलेट्स में कंपैरेटिवली कम है। दैट इज़ द वन कंपनी मेडिसिन, द ओज़ेम्पिक, व्हिच एक्चुअली जो पायनियर था जीएलपीज़ का, ड्रग का नाम है सेमाग्लोटाइड। ओके। अभी 1 साल पहले एक और ड्रग लॉन्च हुई इन द मार्केट व्हिच हैज़ आल्सो क्रिएटेड अ ह्यूज रिवॉल्यूशन आई वुड से। द नेम ऑफ दैट ड्रग इज़ tirzepatide, मार्केटेड एज़ मोunjaro। तो मोunjaro और जो ओज़ेम्पिक है, उसमें डिफरेंस मेजर ये है कि ओज़ेम्पिक इज़ ओनली जीएलपी-1 और मोunjaro है वो जीआईपी एंड जीएलपी दोनों हार्मोन्स पे काम कर रहा है। तो इट हैज़ अ बेटर इफेक्ट, बेटर एफिशिएंसी, बट आल्सो हायर साइड इफेक्ट इन मोunjaro। उसमें वेट लॉस भी ज़्यादा है तो साइड इफेक्ट्स भी ज़्यादा है, और इवन इट इज़ मोर कॉस्टलियर देन द ओज़ेम्पिक। बट येस, इट हैज़ टू बी टेकन स्ट्रिक्टली अंडर सुपरविजन ऑफ योर डॉक्टर। रेगुलर फ़ॉलो-अप्स देना है, यू हैव टू बी इन टच विथ योर डॉक्टर। बहुत ज़्यादा कुछ साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं तो यू हैव टू टेल योर डॉक्टर। एंड एज़ आई सेड, 2 थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड: थायरॉइड कैंसर फैमिली हिस्ट्री, नंबर 2 हिस्ट्री ऑफ पैंक्रियाटाइटिस। तो आप नहीं ले सकते। ओके। और अगर हम ओबेसिटी की इसमें बात करें तो कंपनी सेज दैट, और माय एक्सपीरियंस आल्सो सेज दैट इट गिव्स यू समवेयर अराउंड 15 टू 20% ऑफ वेट लॉस फ्रॉम द करंट बॉडी वेट व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग। मतलब आप जब से शुरू करते हैं तब से लेके 15 से 20% वेट लॉस आपको वो दे सकती है विद इन अ स्पैन ऑफ 12 मंथ्स। 12 महीने के स्पैन पे आपको ये दे सकती है। अभी अच्छा, ये दवाई से न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी नहीं रहेगी उसके लिए? हालाँकि मैं समझ रहा हूँ आपने बोला अंडर मेडिकल सुपरविज़न, वही पॉइंट से शायद आपने बताया नहीं? एम आई राइट? माने वही? यस, डेफिनेटली। सो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यस, वो क्यों होगा? क्योंकि अगर आप कम खाना खाओगे तो आपको ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन कम मिलेगा, स्पेशली इन वेजिटेरियंस जिसमें विटामिन बी 12 डेफिशिएंसीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो दैट्स व्हाई इट हैज़ टू बी टेकन अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर। तो इसके लिए हम एडवाइस करते हैं कि डॉक्टर के सुपरविजन के अलावा आपको इस ड्रग को नहीं लेना चाहिए, और वो भी इसके एक सर्टेन इंडिकेशंस है, ये सर्टेन क्राइटेरियाज़ हैं कि ये अगर क्राइटेरियाज़ फुलफिल हो रहे हैं तो ही आप ये दवाई दीजिए, अदरवाइज़ आप मत दीजिए। तो क्राइटेरियाज़ क्या कहते हैं? एक बॉडी में हम एक मेजरमेंट्स होता है जिसको हम हाइट और वेट को एक फ़ॉर्मूला में कन्वर्ट करके हम एक उसका रीडिंग देते हैं जिसको हम कहते हैं बीएमआई, दैट इज़ बॉडी मास इंडेक्स। सो बीएमआई बिलो 25, 25 से अगर कम है तो दैट इज़ ऑलमोस्ट नॉर्मल बीएमआई। 25 टू 30 अगर आपका बीएमआई है तो दैट इज़ ओवरवेट कैटेगरी। 30 टू 35 इज़ क्लास 1 ऑफ ओबेसिटी, मतलब आप ओबेसिटी क्लब में एंटर कर चुके हो, बट इट इज़ क्लास 1। 35 टू 40 इज़ क्लास 2 ओबेसिटी, एंड अबव 40 up to anything is class 3, which is also known as morbid obesity। morbid obesity मतलब ये ऐसी ओबेसिटी जो कॉम्प्लिकेशंस कर सकती है, ओके। इंक्लूडिंग हार्ट अटैक। यस। अच्छा। सो इसमें 27 से 30 के बीच में अगर आपका बीएमआई है और अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन है उसके रिलेटेड, फॉर एग्जांपल फैटी लिवर, टाइप 2 डायबिटीज, इवन प्री डायबिटीज, जी। एक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया, ये अगर आपको है तो यू कैन गिव दिस मेडिसिन टू दैट पर्सन। सो शुगर मॉनिटरिंग एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है इफ़ अ पेशेंट इज़ डायबिटिक। तो जैसे मैंने कहा कि शुगर एक डायबिटीज़ एक प्रोग्रेसिव बीमारी है, तो उसमें मॉनिटरिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मॉनिटर एक नॉर्मल आदमी अगर डायबिटिक है तो उसको घर पे कैसे मॉनिटर करना है? एक ग्लूकोमीटर आता है। बहुत सारे ग्लूकोमीटर्स मार्केट्स में अवेलेबल है, ईज़िली अवेलेबल, ओवर द काउंटर अवेलेबल इन अ नॉर्मल फार्मेसी स्टोर। वो जाके वो ग्लूकोमीटर खरीद सकते हैं। उसमें एक साथ में एक पिन आती है, एक नीडल आती है, जिससे आप प्रिक करके उसको एक स्ट्रिप में आप मॉनिटर करना होता है। तो उनको सिंपली दिन में 4 बार मॉनिटर करना है फॉर एट लीस्ट 2 टू 3 कंसेक्यूटिव डेज़, जिससे हमें ये पता चलेगा कि शुगर कंट्रोल में है या नहीं। तो कब कंट्र करना है? एक तो सुबह उठते से ही खाली पेट करना, दैट इज़ नोन एज़ फास्टिंग ब्लड शुगर, खाली पेट आपको चेक करना है। फिर आप जो इंडियन पॉपुलेशन है वो मेजॉरिटी 3 मील्स अ डे लेती है, मेजर मील्स अ डे। तो सुबह नाश्ता मतलब ब्रेकफास्ट के एग्ज़ैक्टली 2 घंटे बाद, दोपहर में खाने के एग्ज़ैक्टली 2 घंटे बाद, और डिनर के एग्ज़ैक्टली 2 घंटे बाद। ये 4 बार उनको मॉनिटर करना है, उसको लिख के रखना है, रिकॉर्ड्स रखने हैं उसके। और अगर आपके रीडिंग्स कंसेक्यूटिवली ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको डॉक्टर को संपर्क करना है। नॉर्मल रेंज की बात करें तो फास्टिंग ब्लड शुगर की नॉर्मल रेंज इन अ डायबिटिक इज़ लेस देन 120 और लेस बिटवीन 80 टू 120 मिलीग्राम पर डेसीलिटर, ये उसका एक नॉर्मल रेंज है। खाने के 2 घंटे बाद शुड बी एनीवेयर लेस देन 180। तो अगर उतना ही आपका रह रहा है लेस देन 180 इन पोस्टप्रांडियल, दैट इज़ आफ्टर 2 आवर्स, एंड लेस देन 120
इन फास्टिंग, देन इट इज़ अ कंट्रोल्ड ब्लड शुगर। और अगर उससे ज़्यादा आपके कंसेक्यूटिव रीडिंग्स आ रहे हैं, तो फिर आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके आपको मेडिसिन ऑप्टिमाइज़ करनी पड़ती है। रही बात सीजीएम की, एक्सीलेंट टूल फॉर ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग आई वुड से। सीजीएम स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग। इट इज़ अ डिवाइस, एक कॉइन शेप का एक डिवाइस आता है। उसको एक यहाँ पे अप्लाई करना होता है ऑन द ट्राइसेप मसल। वो 14 टू 15 डेज़ उसका एक लाइफ होता है। आपके फ़ोन में एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं एनएफसी। एनएफसी के थ्रू आपको वो ब्लड ग्लूकोज रीडिंग कंटिन्यूअस दे सकता है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ग्लूकोमीटर में आपको दिन में 4 बार प्रिक करना है। एंड इट थोड़ा ये डिस्कम्फर्ट पेनफुल पेशेंट को ये सकता है, पेनफुल है थोड़ा। तो और पेशेंट थोड़ा अच्छा नहीं लगता है पेशेंट को बार-बार कोई प्रिक करे। तो ये आपको सिर्फ़ यहाँ पे बिठाना है, यू हैव टू जस्ट टच योर फ़ोन हियर, टैप योर फ़ोन, एनएफसी के थ्रू आपके फ़ोन में रीडिंग दे देगा। प्लस उसको आप जितनी भी बार मॉनिटर करो, दिन में आप 10 बार करो, कोई इश्यू नहीं है उसमें। इट इज़ अ वेरी गुड टूल। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है ग्लूकोमीटर से उसकी। इट्स अ वेरी एक्यूरेट ब्लड ग्लूकोज़ मॉनिटर। साथ में 15 डेज़ तक आप उसको कंटिन्यूअस आपके आर्म पे रह रहे हैं, 15 डेज़ की पूरी रीडिंग दे रहा है। तो 15 डेज़ के दरमियान आपके डॉक्टर के साथ आपके टच में आके फिर रीडिंग्स भेज के आप ये पता कर सकते हो कि कौन से एग्ज़ैक्ट टाइम पे आपकी शुगर बढ़ रही है। अगर कोई दवाई के कारण आपकी शुगर डाउन जा रही है, तो कौन से टाइम पे डाउन जा रही है। इट गिव्स यू अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। क्या बात। एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के द्वारा एग्ज़ैक्ट टाइमिंग आप पता कर सकते हैं कि ये टाइम पे शुगर कम जा रही है, ये टाइम पे शुगर बढ़ रही है। उस हिसाब से डॉक्टर आपका जो मेडिकल मैनेजमेंट है, जो मेडिसिन है, इंसुलिन जो भी आप ले रहे हैं, उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं, जिसके थ्रू आपको 24 आवर्स कंट्रोल्ड ब्लड शुगर मिल सकता है। सो सीजीएम एक्सीलेंट डिवाइस, आई वुड से इट इज़ अ वेरी गुड डिवाइस फॉर ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग। लिटिल कॉस्टली, कॉस्टली है, डेफिनिटली कॉस्टली है, समवेयर आई वुड से अराउंड 4 टू 5,000 रुपीज़। और उसका लाइफ 15 डेज़, 14 टू 15 डेज़ का ही है। दैट इज़ द ओनली ड्रॉबैक। बट इफ कॉस्ट इज़ नॉट एन इश्यू, डेफिनिटली ये एक बहुत अच्छा टूल है फॉर ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग। अभी अपनी बात को इस डायबिटीज़ से लेके अभी ओबेसिटी की तरफ आगे बढ़ते हैं। एब्सोल्युटली। आपने बहुत ही अच्छी तरह समझाया कि भाई ओबेस पेशेंट में शुगर का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो ओबेसिटी क्या-क्या कॉम्प्लिकेशन लेके आती है आपके हिसाब तो ओबेसिटी, देखिए, वैसे पहली बात तो आप किसको कहेंगे कि इसको ओबेसिटी है? देखो, दिखने से तो वी कैन नॉट से वेदर अ पेशेंट इज़ ओबीस, क्योंकि सबकी हाइट अलग है, सबका वेट अलग है, सबकी हाइट के हिसाब से उसका वेट होना चाहिए। तो उसका एक टूल है जिसको हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई। तो बॉडी मास इंडेक्स के स्पेसिफिक रीडिंग्स हैं। 25 एंड बिलो इज़ नॉर्मल बीएमआई, 24 एंड बिलो आई वुड से इज़ नॉर्मल बीएमआई। 25 टू 30 के बीच में अगर आपका बीएमआई है, तो यू आर इनटू द ओवरवेट कैटेगरी। यू आर नॉट ओबीस, यू आर ओवरवेट कैटेगरी। से? 30 to 35, you have officially entered the obesity club. So 30 to 35 is class 1 of obesity. 35 to 40 is class 2 of obesity. And above 40 is class 3 obesity, जिसको पहले morbid obesity भी कहा जाता था। morbid obesity means कि ऐसी obesity जिसके कारण आपको complication हो सकते, इंक्लूडिंग अ हार्ट अटैक। तो अगर इसी को इसी दिस इज हाउ हम कैलकुलेट द बीएमआई। हाउ वी कैलकुलेट, वी पुट द हाइट, वी पुट द वेट, उसका एक फॉर्मूला है, एंड देन इट गिव्स द रीडिंग। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का बीएमआई 33 है, तो इज इनटू क्लास 1 ऑफ ओबेसिटी। तो अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें ओबेसिटी के, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है। नंबर 1 कॉम्प्लिकेशन इज ऑफ कोर्स टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओबेसिटी। नंबर 2, आपके बॉडी में ना इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इन्फ्लेमेशन के कारण जो बॉडी में तकलीफ होती है, बॉडी एक्स होना, लैक ऑफ एनर्जी, साँस फूलना बार-बार, आप एक फ्लोर भी आपका स्टेयर्स ना चढ़ पाना, थोड़ा बहुत चलने पे भी साँस फूलना। बराबर। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी बॉडी डिज़ाइन की गई है एक स्पेसिफिक वेट के लिए, आप उसको ओवरलोड कर रहे हो ज़्यादा वेट से, ज़्यादा फैट से। बिल्कुल। तो ऑफ कोर्स वो स्ट्रेस मोड में चली जाएगी आपकी बॉडी। तो ये एक सेकंड कॉम्प्लिकेशन है। नंबर 3 इज़ ऑफ कोर्स इट कैन लीड टू समवेयर इन लाइक हार्ट अटैक्स आल्सो, क्योंकि इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है। हाइपर इन्फ्लेमेटरी स्टेट अगर बॉडी में आ रहा है, तो ऑफ कोर्स इट कैन कॉज़ हार्ट अटैक्स, ब्रेन स्ट्रोक्स, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट आफ्टर डायबिटीज़ इज़ फैटी लिवर। तो फैटी लिवर जो है, दिस इज़ अ न्यू पैंडेमिक आई वुड से, जो आई थिंक कोविड फिर भी कम होगा, बट फैटी लिवर इज़ वेरी मच प्रेवलेंट, स्पेशली इन दिस 30 टू 50 ऑफ एज ग्रुप जो है, जिनका जो आईटी इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसको हम कहते हैं। फैटी लिवर इज़ द न्यू पेंडेमिक। और सबसे खराब बात अगर हम फैटी लिवर की कहें, तो ये है कि इसमें कोई सिम्पटम्स हार्डली आते हैं। सो फैटी लिवर मीन्स क्या है कि आपका एक्सेस फैट जो है, वो लिवर पे जाके डिपॉजिट हो गया है, आपके वजन
के कारण आपके एक्सेस फैट जो लिवर पे जाके डिपॉजिट हो गया एंड जिसको हम फैटी लिवर एक टर्म देते हैं, हमारी भाषा में वी कॉल इट नैश। एंड उसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं, जैसे ग्रेड 1 फैटी लिवर, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 3 के बाद इट कन्वर्ट्स इनटू फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस मीन्स कि एक लिवर में डैमेज हो जाना। फैटी फैटी लिवर तक इज ओके, फाइब्रोसिस इज समथिंग थोड़ा कंसर्निंग होता है। उसकी भी अलग अलग स्टेज, जैसे माइल्ड, मॉडरेट एंड एडवांस स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस, एंड देन लास्ट स्टेज ऑफ लिवर डिजीज इज सिरोसिस। सिरोसिस अगर है तो इट इज ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल। एडवांस स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस तक मैंने देखे हैं रिवर्स होते हुए, एंड बट सिरोसिस इज समथिंग इज वेरी यू नो डेंजरस, कंसर्निंग है, और मोस्टली इट इज इरिवर्सिबल। अच्छा। यस। और ये जो सिम्पटम्स की अगर बात करें, लक्षणों की बात करें, तो फैटी लिवर में शायद सिरोसिस के कुछ टाइम के बाद आपको वो लक्षण देगा जब गाड़ी ऑलरेडी स्टेशन से छूट चुकी है। तो दैट इज द वर्स्ट पार्ट। तो इसको स्क्रीन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियस व्यक्ति में इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। मैंने लिए 95% ऑफ ओबेसिटी पेशेंट्स विल हैव फैटी। अगर ओवरवेट या ओबीस हैं तो 90 to 95% ऑफ दैट पेशेंट्स विल हैव फैटी लिवर। क्या बात है। सर, बहुत ही अच्छी तरह ये चीज़ आपने समझाई। पॉडकास्ट के क्लोजिंग की तरफ आगे बढ़ते कुछ मैं आपके साथ कुछ चीज़ें हैं उससे पूछना चाहूँगा, लोगों के मन की चीज़ें हैं। एक हैबिट जो शुगर कंट्रोल में सबसे ज़्यादा मदद करे, आप क्या बताएँगे? ऐसी कोई एक हैबिट आदमी अगर अपनाए, जिसका शुगर उसका कंट्रोल में रहे? बस अपनी लाइफस्टाइल को अच्छी रखिए। टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, टाइम पे उठना, एक्सरसाइज करना, एज़ आई सेड 150 मिनट्स पर वीक, इंक्लूडिंग सॉरी एक्सक्लूडिंग वेट ट्रेनिंग, इंटेंस एक्सरसाइज, मसल बिल्डिंग, और प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़्यादा रखना। अवॉइड करना स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, एंड बंज बिंज ईटिंग एंड जंक फूड को अवॉइड करना। ये सब आई वुड से यही एक चीज़ है जो आपको ओबेसिटी और डायबिटीज की तरफ नहीं लेके जाएगा, अवॉइड करेगा, डिले करेगा उस प्रोसेस। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए ऐसा कोई एक फूड जो उसको अवॉइड ही करना चाहिए? शुगर, दैट इज़ द ओनली फूड उनको अवॉइड ही करना चाहिए। शुगर मीन्स नॉट द डायरेक्ट शुगर, रिफाइंड शुगर नहीं, जो भी चीज़ जिसमें शुगर है, जैसे कि अगर कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा है शुगर की, तो वो उनको अवॉइड करनी है। एंड उनको स्वीट्स, मिठाइयाँ, ये भी अवॉइड करनी, क्योंकि उसमें भी शुगर है। दे शुड अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल ओके, ऑल्सो, डेफिनेटली, क्योंकि वो भी हल्को में भी शुगर रहता है ना? अल्कोहल में डायरेक्टली देयर इज नो शुगर, ओके। बट यस, वो मैकेनिज्म कुछ ऐसा है कि इट कैन इंक्रीज योर ब्लड शुगर लेवल। अच्छा। सर, न्यूली डायग्नोस्ड कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसके लिए आपका क्या मैसेज है? न्यूली डायग्नोस्ड डायबिटिक पेशेंट, अगर आपको मोटापा है तो प्लीज़ आपका वज़न कम कीजिए, ओबेसिटी को रिवर्स कीजिए। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप अपने डायबिटीज़ को भी रेमिट कर सकते हैं, डायबिटीज़ को भी कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपकी अगर आप गोली ले रहे हैं उसके लिए, न्यूली डायग्नोस्ड अगर डायबिटीज़ गोली ले रहे हैं, तो आपकी गोली बढ़ने की, उसका डोज़ बढ़ने की जो चांसेस है वो बहुत कम है, अगर आप उसको कंट्रोल में वेट को रखते हैं। यस। सर, बॉर्डरलाइन शुगर वाला कोई व्यक्ति है, उसके लिए आपकी क्या वार्निंग है? सेम बॉर्डरलाइन अगर है तो आई वुड से कि अब पुल अप योर सॉक्स। अब अभी दिस इज़ द हाई टाइम दैट आप वाह! अभी अपने लाइफ़स्टाइल की तरफ काम कीजिए, और इसको रेमिट करने की कोशिश कीजिए। सर, आज आप यहाँ पे आए इस पॉडकास्ट में डायबिटीज़, शुगर और साथ-साथ आपने ओबेसिटी से जुड़ी हुई बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे व्यूअर्स के लिए प्रदान की है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो थैंक मच। यू वेरी मच। थैंक यू सो